शुक्रिया ए हवा कि खुशबू मेरे चमन की सात समंदर पार तलक गई। जो तू ना होती तो मेरा होना भी ना होना हो जाता। After a long day of work, family, children, it is a stress buster for me. The dancing was so graceful, it took so much skill. I just really wanted to learn how to do that. I couldn't ask for a better teacher. I think it's really changed my life doing this. We are just learning to dance some Kathak as well. There is no age limit if you want to do something, they can learn from the dance. Practice of Kathak and Bollywood, and when this idea came up, Kajal told us that there's going to be a charity event, then we all got involved. Quite excited because we've not danced for a long time, long time. Never danced, so very excited. And so I decided to pursue a hobby, and this is my hobby. And Kajal asked me to be involved in this dancing, and here I am. I have as a child has learnt classical dance. So after getting into my profession, I didn't get a chance to pursue that. But after learning that Kajal Sharma is teaching very close to us, my daughter also wanted to get involved. So we enjoy one activity together is this one. We all go to different dance classes. Some of us go to Chester, some of us go to Manchester. We go to the same school. Yeah. Both go to the same dance class with Kajal Ji, and we're both being taught at the same time. Yeah. Because we've been involved with dancing in school. Kajal came into school to do some with our children. They've all got special needs. And we were quite excited when she asked us if we'd like to come to the show. नमस्कार। सफलता दिखती नहीं, वह एब्स्ट्रैक्ट है और सफलता को पाने का एक ही रास्ता है, मेहनत और सिर्फ मेहनत। पहली गुरु माँ के इस मंत्र को आत्मसात करते हुए दूर देश इंग्लैंड में अपनी मूल परंपरा और संस्कारों के साथ कथक को स्थापित करने वाली ये कलाकार पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की एक प्रिय और काबिल शिष्याओं में से हैं काजल शर्मा जी। भीतर अनुभव करना, भाव अभिव्यक्ति में रसलीन होना कथक के इस उत्कर्ष रूप के साथ है काजल शर्मा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंग्लैंड में नॉर्थ वेल्स और नॉर्थ वेस्ट में कथक को स्थापित करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ काजल शर्मा जी को जाता है। हस्तकों का घुमाव, पद संचालन, मुखांगों का भाव और मुस्कुराते हुए चितवन के साथ देह से उतरता समूचा कथानक काजल शर्मा जी की गुरु के प्रति आस्था और गहरी लगन और साधना का परिणाम है। उनके इस अवदान हेतु उन्हें भारतवर्ष में बहुत से सम्मान से नवाजा गया। उसमें प्रमुख सम्मान उन्हें मिला यूपी संगीत नाटक अकेडमी की ओर से और साथ ही दूर देश में इंग्लैंड में चेशायर एशियन एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी काउंसिल की तरफ से उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड से सम्मानित किया गया, चेशायर अवार्ड। इंग्लैंड में स्थित काजल शर्मा जी हमारे एक सांस्कृतिक दूत की तरह वहाँ कार्य कर रही हैं। काजल शर्मा जी, आपका
एक बार पुनः स्वागत। नमस्कार चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। काजल जी, आपका कथक के साथ 50 वर्षों से ज़्यादा का सफ़र है। आज आप एक कुशल नृत्यांगना और गुरु हैं, तो इस सफ़र तक पहुंचने की भी एक कथा ज़रूर होगी, और जबकि उस समय और उन हालातों में जबकि महिलाओं का, लड़कियों का, स्त्रियों का संगीत और नृत्य में प्रवेश एक समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था, तो उस कथा को हमारे दर्शक आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। आपने सही कहा है कि बहुत मुश्किल था छोटे शहर से निकल के यहाँ तक का सफ़र तय करना, क्योंकि मेरा जन्म आगरा में हुआ, परवरिश आगरा में हुई, पढ़ाई लिखाई आगरा में हुई, लेकिन मेरी कथक की पहली जो शिक्षा थी, जो पहला मेरा लेसन था कथक में, या जो इंट्रोडक्शन था कथक का, वो सौभाग्य से मुझे लच्छू महाराज जी से मिला। लखनऊ में जब उन्होंने मेरा एक कार्यक्रम देखा था बाल कलाकार के रूप में, तो उन्होंने मेरी माँ से कहा था कि मैं उनकी क्लास में आऊँ। तो वहाँ पे लखनऊ कथक केंद्र में मेरी पहली कथक की जो शिक्षा थी उसका आरंभ हुआ था, और वो भी उस महान कलाकार के ज़रिए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा पहला कथक का इंट्रोडक्शन इतने महान कलाकार लच्छू महाराज जी के द्वारा हुआ। लेकिन मैं लखनऊ रह नहीं सकती थी, छोटी थी और पढ़ाई भी चल रही थी, तो आगरा में मेरी माँ ने मुझे कथक की क्लासेस में शामिल किया, मेरा प्रवेश दिलवाया। वहाँ पे बाबूलाल श्रीवास्तव जी से मेरी शिक्षा हुई। उससे पहले जब मैं फिल्मी गानों पे छोटे होते बिंदिया चमकेगी या फोक डांसेस करा करती थी, लोक नृत्य करा करती थी, और साथ ही साथ थिएटर भी किया करती थी बाल कलाकार के रूप में। तो जहाँ तक मुझे याद आता है वो टाइम बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय आगे का पता नहीं था कि क्या करियर होना है और क्या रास्ता चुनना होगा। मुझे जब मैं मंच पे आती थी तो मुझे बहुत एक अलौकिक, बहुत इंस्पिरेशनल और बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता था, अनुभव होता था, और मुझे लगता था कि मैं अपने बेस्ट फॉर्म में हूँ जब मैं स्टेज पे हूँ बाल कलाकार के रूप में। तब ये नहीं चुना था कि ये मेरा करियर होगा या मेरा प्रोफेशन होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। तो अक्सर मैं मंच पर ही होती थी, हफ्ते में 5 या 6 दिन मेरे कार्यक्रम होते थे। उस दौरान बचपने में हमारे मकान मालिक कहते थे कि यहाँ पे घुंघरू नहीं बजेगा। तो जैसे हर घर में स्टोर रूम होता है जहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह हम लोग रखते हैं, तो वहाँ पे मैं अपना कथक का अभ्यास किया करती थी, और उम्र रही होगी मेरी कोई 7 साल 8 साल। तो घुंघरू के ऊपर एक चुन्नी बांध के, ताकि उसकी आवाज़ न दूर तक जाए, एक बड़ा अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में रहता था कि ये ऐसा क्यों है, क्यों उनको घुंघरू की आवाज़ ख़राब लगती है, क्या है। मैं बहुत छोटी थी, कुछ नहीं आइडिया था कि क्या उनकी मानसिकता है। लेकिन हाँ, वो वातावरण बड़ा विपरीत था, और घर में कोई कलाकार नहीं था। ऐसे मेरे पिताजी बहुत अच्छे गाते थे, सहगल के गाने, और हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे, लेकिन अपने कमरे तक, और वो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर थे, तो अक्सर उनकी पोस्टिंग बाहर होती थी। उस दौरान मम्मी मुझे लेके कार्यक्रम के लिए अगर जाना है तो जाती थी, सारा घर निगलेक्ट करके। तो बड़ी बहनें घर संभालती थीं,
और मैं सबसे छोटी थी घर में, उसका मुझे पूरा एडवांटेज मिला। तो जब रात को कार्यक्रम ख़त्म होते हैं, रात को वापस आना होता है, तो अक्सर मकान मालिक बाहर मेन एंट्रेंस पे ताला लगा दिया करते थे। कहते थे हमें पसंद नहीं है कि रात को आप देर से आते हो, और इस तरह की कई बातें उस समय बड़ी परेशानियां दिमाग में लाती थी कि क्यों रोकते हैं इस लाइन में आने से, क्या इसमें ख़राबी है, या इसमें ऐसा क्या कुछ है जो कि इतना ओपन माइंडेड लोग नहीं इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। स्कूल में मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता था अपनी प्रिंसिपल से, टीचर्स से, और वो हाई स्कूल में भी रहा, वो डिग्री कॉलेज में भी रहा। मुझे मेन रोल ऑफ़र किए गए, और हमेशा मैं कोई भी नृत्य नाटिका होती थी, डांस ड्रामा होता था, उसमें मेरा मेन कैरेक्टर होता था। वो सब चीज़ें बड़े विपरीत माहौल में होती थी, क्योंकि स्टिल कुछ रिश्तेदार उसको अच्छा नहीं समझते थे। और मम्मी से मैं सुनती थी जब कभी रिश्तेदार कोई घर में आते थे, उनका कन्वर्सेशन की, अरे बेटी को क्यों डांस की लाइन में डाला है, अरे बेटी को स्टेज पे क्यों ले जा रहे हो, या एक जैसे थोड़ा सा अच्छे शब्द में नहीं कि बेटी से क्यों नाच करा रहे हो, इस तरह की बातें। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था सुन के, क्योंकि नाच में, नृत्य में, कला में मुझे आनंद मिलता था, और बहुत मैंने उसके लिए मेहनत करती थी। और ऑडियंस से जब तारीफ़ मिलती थी, ब्लेसिंग्स मिलती थी, तो मुझे बहुत एक स्पेशल होने का एक्सपीरियंस होता था। मुझे लगता था कि शायद भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा मुझे दिया है, जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा प्रशंसा मुझे मिलती है। आई एम नॉट दी ऑर्डिनरी पर्सन, ऐसा कुछ माइंड में था। क्योंकि बच्चे जब सारे खेलते होते थे तो मैं डांस की प्रैक्टिस करती थी, और जब हमने प्रयाग संगीत समिति या प्राचीन कला केंद्र से कथक के एग्ज़ाम्स दिए, तो उन दिनों हॉलीडेज़ का तो सवाल नहीं होता था, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स गर्मियों की छुट्टी में होते थे। तो बड़ी बहनें छोटी बहनों को लेके, या भाई के साथ, या फादर मेरे, ये लोग हॉलीडेज़ पे इधर उधर जाया करते थे, लेकिन मम्मी मेरे साथ रहती थी घर पे, और मैं अपने डांस के या गायन के, तबला के, हारमोनियम, गिटार, इन सब के जो एग्ज़ाम्स मैं देती थी, उसके लिए मुझे घर पे रहना पड़ता था। तो जब सारे बच्चे खेल रहे हैं तो मैं अपनी थियरी की प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपनी पढ़ंत की प्रैक्टिस कर रही हूँ, या कुछ अपना फुटवर्क कर रही हूँ, चक्कर अपने पॉलिश कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। तो एक ऐसा माहौल था जिसमें मुझे घर के अलावा कहीं और से सपोर्ट नहीं मिला। बाद में धीरे धीरे लोगों ने इस चीज़ को महसूस करना शुरू किया कि शायद इस बच्ची में कुछ ऐसा टैलेंट है, या कुछ सरस्वती जी की कृपा है कि जिसकी वजह से ये इतना आगे बढ़ती जा रही है। और पहले अपने मोहल्ले से, फिर आगरा में, फिर आगरा के बाहर, फिर दूर दूर तक, फिर बाद में तो विदेशों में भी जाने का बहुत मौका मिला। तो जैसे जैसे मेरी यात्रा बढ़ती गई, मेरी उपलब्धियां बढ़ती गईं, वैसे वैसे लोगों ने और शहर ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो बीइंग अ गर्ल इन दिस फील्ड and to continue that with full passion was not easy. तो बहुत डिफ़िकल्ट था, और अगर वो नहीं होता तो सफलता, जो भी सफलता है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए, हर कार्यक्रम की सफलता होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं मान के चलते हैं कि 4 कार्यक्रम हमारे बहुत सफल हुए और 5वां कोई बात नहीं, सफल नहीं होगा तो चलेगा। ऐसा होता ही नहीं है। हर एक बार जब हम संगीत की साधना करते हैं, नृत्य की साधना करते हैं, हर कार्यक्रम हमारे लिए एक बेंचमार्क हो जाना चाहिए कि पिछले से बढ़िया हो, जो हमने अभी तक किया है उससे ये आगे और ज़्यादा अच्छा हो। तो सफलता की तो कोई डेफिनेशन है नहीं। और शास्त्रीय नृत्य से, कथक से जो अनुशासन
और जो उसके नियम थे उनको मानते हुए जो ज़िंदगी में हम आगे बढ़े हैं, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और क्योंकि मेरी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा हमें अनुशासन में रखती थी, उनका ये कहना था कि अगर तुम डांस में अच्छी हो, आज तुम्हारा प्रोग्राम अच्छा हुआ है, फर्स्ट प्राइज़ तुमने जीता है, कल तुम्हारा पढ़ाई में भी फर्स्ट डिवीज़न आनी चाहिए, होमवर्क पूरा होना चाहिए, स्कूल में कहीं से कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तो हर फील्ड में, हर एक ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स में, हर एक कदम पर माँ यही चाहती थी कि सफलता मिले, चाहे वो गायन में हो, वादन में हो, नृत्य में हो, थिएटर में हो, या फिर पेंटिंग। क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी पेंटिंग करा करती थी, तो आर्ट पेंटिंग का कंपटीशन होता था, मैंने बहुत पार्ट लिया आर्ट पेंटिंग के कॉम्पिटिशन्स में और उसमें प्राइज़ विन भी किया। और एक उससे एक थोड़ा सा बचपने में एक ज़रा सा एक एक पुश रहता है कि अरे हमने प्राइज़ जीता है तो अब हम और आगे इसमें काम करते हैं। तो हर गर्मी की छुट्टी में सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग और जैसे सारी संगीत की विधाएं हैं, उनमें सब में हमारी माँ हमको इन्वॉल्व रखती थी। तो एक शुरू से डिसिप्लिन आया था और ये भी हमने सीखा ज़िंदगी में कि मल्टीटास्किंग, कि एक साथ हमने सारे काम में कैसे अपने को फिट रखना है। तो वो जो खाली समय होता था बर्बाद करने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए या मस्ती वगैरह करने के लिए, वो ज़िंदगी में कम था और शायद जिसकी वजह से जो भी कुछ हासिल हो पाया वो यहाँ तक मैं आ पाई। काजल जी, इस यात्रा में कभी आपके अंदर एक विचार आया या द्वंद्व हुआ कि मैंने नृत्य क्यों चुना? चित्रा जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कथक के सिवा, नृत्य के सिवा कभी कुछ और नहीं करना चाहा। शुरू से, बचपन से मेरा रास्ता क्लियर था, मेरी डेस्टिनी मुझे शेप कर रही थी और सीधा और साफ रास्ता था कि जिस रास्ते पे मुझे जाना है। बचपन में जब लच्छू महाराज जी ने बिरजू महाराज जी के बारे में बताया था और मैं महाराज जी से मिली थी, तभी से मैंने एक तरह से अपने आप से प्रण ले लिया था कि मुझे महाराज जी से ही सीखना है। और ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने महाराज जी से जाके सीखा। जैसे जैसे सोचा वैसे वैसे रास्ता निकलता गया। कथक को ही चुना और कथक को ही थामा, कथक को ही प्यार किया और कथक के ही साथ ज़िंदगी का सफ़र तय किया, कर रही हूँ और सबके प्यार और आशीर्वाद से आगे भी करती रहूँगी। तो मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने क्यों इस फील्ड को चुना, जबकि इस फील्ड में काफ़ी स्ट्रगल था, कई चुनौतियाँ थीं और कई बार इस तरह से भी होता था कि जब जैसे ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ रहा है और भीड़ भाड़ है, धक्के मुक्की है, जैसे कहते हैं ना हिंदी में कि पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, हमारा रिजर्वेशन है लेकिन हमें सीट नहीं मिल पा रही है, रात रात भर खड़े होके जा रहे हैं, कहीं बस से जा रहे हैं, कहीं टैक्सी कर रहे हैं, कहीं ट्रेन से जा रहे हैं। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की और उस सब में विज़न जो मेरा क्लियर था उसको साफ और बनाने में मेरी माँ का बहुत बड़ा उसमें हाथ था, क्योंकि शी हैज़ बीन दी ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। और वो सिर्फ यही कहती थी कि सफलता कुछ ऐसे दिखती नहीं है, सफलता इज़ एब्स्ट्रैक्ट, सफलता किसी शेप में हमें नहीं दिखती है, या ऐसा नहीं है कि आज सफल हैं कल उसके आगे का चैलेंज है तो वहाँ पे भी सफलता चाहिए। एक किसी मुकाम पे सफलता आके ख़त्म नहीं हो जाती, नॉन स्टॉप है, ऑन गोइंग है। तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि
अगर तुम कभी कुछ अचीव नहीं कर पा रही हो, इसका मतलब ये कि तुम्हारी मेहनत में कमी है। सिर्फ अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, सिर्फ अपनी मेहनत से। और जब सुबह 4 बजे वो रियाज के लिए उठाती थी, मैं उनको बोलती थी, मम्मी आप मुझे उठा देना, अगर आप नहीं उठाओगी तो फिर मेरे को नींद नहीं खुलेगी। तो अलार्म होने के बाद भी होता है ना, अलार्म को ऑफ कर दिया, लेकिन सर्दी में 4 बजे सुबह उठना अपने आप में एक काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और फ्लोर ठंडा होता था, रियाज करो तो एकदम सर पे ठंडक पहुंचती थी, ठंडे पैर अगर ठंडे फ्लोर पे अगर नंगे पैर रियाज करना है तो। और 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए नहीं खड़े होना है, 2-2 3-3 4-4 घंटे ठंडे फ्लोर पे खड़े होना है। तो मेरी माँ मुझे 4 बजे सुबह उठाती थी, दूध का ग्लास लेके, कभी चाय लेके, कि उठो। मेरे से पहले उठ के वो सब तैयारी करके फिर मुझे उठाती थी। और कभी मैं नहीं उठती थी तो मम्मी हमेशा कहती थी कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी है, फिर सोती रह जाओगी। और उनका एक वो गाना भजन गाया करती थी, जो जागा सो अमृत चाख्या, जो सोया सो खोया रे, अब तो रोशन हो या रे। तो उठो और अपने काम पे लगो, मेहनत पे लगो, और रोज़ की कसरत, रोज़ की मेहनत। और महाराज जी जैसे गुरु से शिक्षा लेने के बाद उन सब चीज़ों को उसी फॉर्म में प्रिजर्व करना, तराशना और जस्टिस करना उन चीज़ों के साथ, क्योंकि अब मेरे नाम के साथ मेरे गुरु का नाम जुड़ा है। तो इतने महान गुरु से शिक्षा लेने के बाद उनकी महानता को कायम रखना अपने कथक के द्वारा, क्योंकि उनका नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो उन चीज़ों के साथ जस्टिस करने के लिए बहुत मेहनत की। और मेहनत ही एक मंत्र था। और कभी भी मुझे इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं लगा कि मैंने कथक क्यों चुना। शायद मैं कुछ और कर ही नहीं सकती थी। हाँ, मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था। ऐसे मैंने पेंटिंग भी सीखी, गायन सीखा। गायन मेरे गुरुजी गोपाल लक्ष्मण गुने जी वो चाहते थे कि मैं गायन को आगे तक लेके जाऊं। और थिएटर में भी मुझे काफ़ी स्कोप्स थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी मुझे ऑफ़र था। जब मैंने वहाँ पे एक प्ले किया था, बकरी नाटक का एक मंचन किया था, उसमें नटी का रोल था, गाना, एक्टिंग, डांस सभी कुछ उसमें था। और मैं सिर्फ 14 साल की थी जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्ले करने की। तो वहाँ उस समय जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि अगर तुमने यहाँ एडमिशन लेना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सब जगह रास्ते खुले हुए थे मेरे लिए, लेकिन मुझे जिस रास्ते पे जाना था वो मैंने चुन लिया था, वो कथक का ही रास्ता था। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे महान गुरु से शिक्षा मिली। और मेरा कथक में जो प्रवेश हुआ वो भी एक महान गुरु के द्वारा ही हुआ। तो शायद मैंने कथक को चुना, कथक ने मुझे चुना, तो इसके अलावा मैं शायद कुछ और नहीं कर पाती। और मैं उसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। काजल जी, जैसे खास तौर पे हम संगीत के क्षेत्र में ये देखते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए संगीत एक सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है, या हम ये कहें कि संगीतज्ञ ये कहते हैं कि संगीत हमको मोक्ष की प्राप्ति तक ले जाएगा। तो आपका इतने लंबे सफर में कथक के साथ जुड़े रहने में आपका अपना अनुभव क्या कहता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संगीत, नृत्य, सरस्वती माँ की जो कलाएं हैं ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है। लेकिन जब बचपन में मैं कथक से जुड़ी तो इन चीज़ों का एहसास नहीं था। ये ज़रूर लगता था कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो शायद मेरे पिछले जन्म से मेरे साथ है। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे जाती जा रही है, अनुभव का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो ये एहसास
गहराता जा रहा है कि यही माध्यम है मेरी ज़िंदगी में उसके साथ कनेक्ट होने का, ऊपर वाले के साथ जुड़ने का। अब वो ज़िंदगी में स्टेज है कि टुकड़ा सिर्फ टुकड़ा ही नहीं लगता, तिहाई तिहाई नहीं लगती, उसमें जीवन नज़र आता है। और मैंने अपने नृत्य को भक्ति के फॉर्म में लिया, वर्शिप के फॉर्म में लिया, एक मेडिटेशन के तौर पे लिया। जैसे एक भक्त की अपने भगवान से पुकार होती है, वो जो भक्ति का रास्ता होता है, वो भक्ति का रास्ता कथक के द्वारा मैंने चुना। और महाराज जी कई बार कहते थे कि तुम्हारे नाच में भक्ति दिखाई देती है। तो मेरे लिए नाच, कथक, कला मेरी पूजा है। मैं भक्ति की तरह से उसको लेती हूँ और मैंने वैसे ही उसको जिया है, बहुत साफ पाक तरीके से, ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से और बहुत ही डिवोशन के साथ उसको लेके मैं आगे बढ़ी हूँ। और आगे भी मैं सोचती हूँ कि मैं इसी तरह ही अपने भक्ति के रस में ही डूबी रहूं। और दिन पे दिन ये एक मतलब एक बड़ा प्लेजेंट सा एक एहसास है कि ये भक्ति के साथ मैं ज़्यादा जुड़ती जा रही हूँ दिन पे दिन। मेरी भक्ति ऐसा इस फॉर्म में नहीं है कि मैं जोत जला रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, या कोई मंत्रों का उच्चारण कर रही हूँ, या मैं कोई हवन कर रही हूँ। मेरा सब कुछ जो है, मेरी सारी पूजा जो है, वो सब कुछ मेरे नाच में है। मैं उसी में ही रम के पूरा अपना जो भक्ति का तरीका है, जो पूजा पाठ का तरीका है, अगर मैं कथक में ही रमी रहती हूँ, इसका मतलब मैं उसी भक्ति में ही डूबी हुई हूँ। तो भक्ति ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम फीचर है या एक स्तंभ है जो कि मुझे कथक से जोड़ के रखती है। और गुरु भक्ति भी उसी में ही जुड़ जाती है। महाराज जी के साथ मेरा रिलेशन जो है वो एक भक्त और भगवान वाला है। और मैंने हमेशा उनको पिता स्वरूप देखा, और क्योंकि उन्होंने बचपने से मुझे देखा, 6.5-7 साल की उम्र से देखा, और आज जब मेरा कथक के साथ 50 साल के ऊपर का रिश्ता है, तो वो सब समय महाराज जी के सामने ही निकला है। हम उनके सामने ही बड़े हुए, और कथक में भी हमने जो उपलब्धियां ली, जो हमने कथक में भी जैसे जैसे हमने अपने आप को जिया है या इवॉल्व किया है, या उपलब्धियां या जो भी हमने कथक में सीखा है, वो सब उन्हीं के संरक्षण में ही सीखा है, देखा है, और उन्हीं के आशीर्वाद से है। तो भक्ति ही मेरे लिए नृत्य ही मेरे लिए भक्ति का एक माध्यम है, और भक्ति ही मेरे लिए नृत्य है, कथक है। बिल्कुल सही काजल जी कि यदि हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निश्चय है, तो हम अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरा आपसे एक बात बहुत ज़रूरी जानना है कि इतने लंबे सफ़र में, जबकि आपने एक बहुत महान गुरु से शिक्षण लिया, गुरु शिष्य परंपरा के संरक्षण में, और उस वक्त की प्रस्तुतियां भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां भी सबके सामने हैं, तो उस वक्त के प्रस्तुतिकरण, शिक्षण और आज की जो प्रस्तुतिकरण है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो आप उसमें किस हद तक संतुष्ट अपने आप को देखती हैं? सोलो कार्यक्रम जब हम करते हैं तो उसमें हम इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, कि जैसे हमारा कुछ अलग से तिहाई करने का मन कर रहा है, या ऑडियंस
जिस तरह का माहौल है, अगर उसके हिसाब से, दर्शकों के हिसाब से, या कभी कोई जैसे फरमाइश भी कर देते हैं तो हम अपने हिसाब से वो अलग से पीस कर रहे हैं जो हमने शायद रिहर्सल में नहीं किया था, हमारा मन कर रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। और मतलब अब उस मूड के हिसाब से, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से हम अपना कार्यक्रम में कुछ फेरबदल कर सकते हैं। तो वो एक सोलो का एडवांटेज होता है, इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हैं और वो काबिलियत दिखाई देती है किसी कलाकार की कि उसकी इन डेप्थ नॉलेज कितनी है, उसका लय पे कितना कमांड है, और ऐसा नहीं है कि सब रटा रटाया कर रहे हैं। तो वो सोलो की एक वो खासियत होती है। तो पहले सोलो बहुत होता था, सोलो फेस्टिवल्स बहुत होते थे और लंबे लंबे टाइम तक चलते थे, वो पूरी पूरी रात चलते थे। बाद में फिर जैसे ग्रुप कोरियोग्राफी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई और आजकल हर चीज़ बहुत सेट होके होती है कि भाव भी अगर आप कर रहे हैं तो 4 बार करना है तो 4 के बाद 5वां आपको नहीं रिहर्स करा हुआ है, ऐसा कुछ मतलब आजकल का माहौल है कि एवरीथिंग इज़ इंच बाय इंच सेट है, मतलब कितने आवर्तन बीच में छोड़ने हैं वो भी सेट है। तो ये काफ़ी, बीइंग अ सोलो डांसर इन माय होल लाइफ, और मुझे तो काफ़ी सफोकेशन होगी इस तरह से अगर सारा कुछ फिक्स्ड हो। बाद में फिर रिकॉर्डेड म्यूज़िक भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया। तो रिकॉर्डेड म्यूज़िक पे होने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक आप नहीं उसको कंटिन्यू कर सकते हो। रिकॉर्डेड म्यूज़िक अच्छा लगता है शॉर्ट पीरियड्स के लिए, एक आइटम हुआ या एक कोई एक आपका एक पीस है वो रिकॉर्डेड पे आपने कर लिया। आप 40-50 मिनट की परफॉर्मेंस रिकॉर्डेड नहीं कर सकते हो। तो ये चेंज आया, अवधि में फ़र्क आया, उसके प्रदर्शन में फ़र्क आया, डांसर्स के नंबर्स में फ़र्क आया, सोलो से ग्रुप हुआ वो फ़र्क आया। और मैं समझती हूँ कि कथक इतना नेचुरल स्टाइल है कि उसमें आप एक साधारण सा पोशाक पहन के भी खड़े हो और एक अच्छा सा अपने हस्तक बना के खड़े हो गए, हाथ खींच के रखा या आपने नज़र फेंकी, या आपका अलाइनमेंट बहुत अच्छा है, एकदम सात्विक आपका दिख रहा है, संगीत अच्छा चल रहा है, माहौल है, तो आपको बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल सपोर्टिंग एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं स्टेज पे, सेट हुआ, साउंड की क्वालिटी हुई और कॉस्ट्यूम्स में इम्प्रोवाइजेशन हुआ है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है थोड़ा परंपरा से भी दूर हुआ है। हर एक परफॉर्मेंस पहले की आप देखेंगे, जैसे पुरानी फिल्मों को हम देखते हैं, उनके हेयर स्टाइल, उनकी कॉस्ट्यूम्स, उनका म्यूज़िक, एक ब्लैक एंड वाइट का अलग टेक्सचर होता है, खूबसूरती का, कलर्स का एक अलग अपना यूनिक इम्प्रेशन होता है। तो ग्रुप कोरियोग्राफी का एक अलग मज़ा है, सोलो का एक अलग मज़ा था। और अब कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिलता है रेपिटेटिव बहुत होता है, क्योंकि नॉलेज तो मूवमेंट्स की बहुत ज़्यादा अगर नहीं है तो वही 4 मूवमेंट लेके ही सब कुछ हो रहा है। भजन में भी वही है, ठुमरी में भी वही है, मतलब थोड़ा रेपिटेटिव भी कभी कभी लगता है कि जैसे कथक के हस्तकों को यूज़ करा जा रहा है लेकिन कथक की आत्मा कहीं मिसिंग लगती है। नाच में जो खुशबू होती है वो ऐसा लगता है कि जैसे आर्टिफिशियली उसको परफ्यूम डाल के किया हुआ है। एक अंदर से खुशबू और एक अंदर से लय का ट्रीटमेंट, एक लय चलती है। जैसे महाराज जी कहते थे कि अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि अपनी ज़िंदगी नाच को दे सकें, तो कहते हैं महाराज जी कि भैया जो जितना समय दे सकता है वो ही अच्छी बात है कि जो जितना समय दे रहा है। तो जैसे हम जितना समय अपनी कला को देते हैं उतनी परिपक्वता आती है, उतना पॉलिश होता है, उतना हमारा उसके साथ रिलेशन दिखाई देता है, प्यार दिखाई देता है। और वो प्यार ही स्टेज पे पर्सोनिफाइड होता है आपके डांस के, आपके टैलेंट के फॉर्म में। आपने कितना बैक स्टेज, आपने कितना काम करा हुआ है, परफॉर्मेंस के लिए आपने कितनी तैयारी करी हुई है।
और आजकल थीम्स भी काफ़ी मॉडर्न हैं और अनफॉर्चुनेटली लोग वेस्ट को बहुत फॉलो करने लगे हैं और वो जब क्लासिकल में वेस्ट को फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा कष्ट होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ जो भी संस्थाएं या शिक्षक या इंस्टीट्यूशंस परंपरा के साथ, शुद्धता के साथ, अपनी भारतीय संस्कृति और वैल्यूज़, मूल्यों के साथ चलते हैं और वैसा शिक्षण दे रहे हैं तो वहाँ पे तो संतुष्टि होती है। देखिए, कला जो है वो रचनात्मक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर आप क्रिएटिविटी के नाम पे उसका डायमेंशन ही पूरा अलग कर दे रहे हैं, उसका चेहरा ही फर्क कर दे रहे हैं, उसकी आत्मा से खिलवाड़ कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा हर्ट होता है। और मैं क्रिएटिविटी को बहुत इज़्ज़त देती हूँ, क्रिएटिविटी को बहुत महत्व देती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि दायरे में रह के मैं क्रिएट करूँ, परंपरा में रह के मैं क्रिएट करूँ, शुद्धता बनाए रखे के मैं क्रिएट करूँ, उसकी पवित्रता और उसकी शुद्धता के साथ क्रिएट करूँ। तो अगर हम कथक का नाम लेते हैं कि हम कथक शैली में ये कर रहे हैं, तो कथक का नाम लेते हैं तो नियम आ जाता है, तो और हम फिर अगर नियम को नहीं मानते हैं तो फिर हमें कोई अधिकार नहीं रह जाता कि हम उसको कथक का नाम दें। अगर हम किसी शैली की बात करते हैं तो उसकी शैली के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। तो यहाँ विचार में थोड़ा, मत में थोड़ा भेद हो जाता है, विरोध नहीं होता लेकिन भेद हो जाता है। तो वहाँ संतुष्टि आती है जहाँ पे उसकी शास्त्रीयता, उसके नियम रिफ्लेक्ट होते हैं, दिखते हैं, कि खड़े होते ही लगे कि हाँ ये कथक की बात थी। तो ऐसे शिक्षण में और ऐसे प्रदर्शन में आनंद आता है। अदरवाइज़ थोड़ा तकलीफ़ होती है। और मैं तो रह भी रही हूँ हिंदुस्तान से इतना दूर, इंग्लैंड में, तो मैंने आज तक कोई समझौता नहीं किया है कथक की शुद्धता के साथ, और ना ही मैं आगे करने वाली हूँ। जबकि महाराज जी के आशीर्वाद से, उनसे मैंने सीखा है, उससे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। मैं क्रिएट करती हूँ, लेकिन कथक के फ्रेम में रह के, कथक के नियम में रह के। काजल जी, बचपन से लेके आज तक बहुत से हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं, बहुत से ऐसे कुछ बातें आती हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होती हैं और हमेशा स्मरण में रहती हैं। तो वो कुछ वृतांत हम लोगों से आप जरूर शेयर कीजिए। कथक की 50 साल से अधिक यात्रा में बहुत सारे ऐसे वृतांत हैं, बहुत सारे ऐसी मेमोरीज हैं, ऐसे बहुत दिलचस्प किस्से हैं और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि 2-4 किस्से आपसे शेयर करूँ जो कि मेरे बहुत दिलचस्प, रोमांचक किस्से हैं। सबसे पहला, जब मैंने पहली बार स्टेज पे बाल कलाकार के रूप में अपना कार्यक्रम किया था, एक नृत्य नाटिका थी जिसमें मुझे रोल मिला था भरत का। भरत शकुंतला और दुष्यंत का बेटा। मैं महज 3-3.25 साल की थी और जब मैं मंच पे गई तो मैं बहुत एक्साइटेड थी मंच पे जाने के लिए, और मेरे बाल बड़े कर्ल किए गए थे और मुझे भरत का एक लुक दिया गया था क्योंकि वो एक राजकुमार का बेटा था। तो वो सारा कॉस्ट्यूम, मेकअप मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और मैं
बहुत एक्साइटेड थी स्टेज पे जाने के लिए। मुझे एक मिट्टी का शेर मिला था जिसके साथ मुझे डायलॉग था कि प्रियमवदा और अनुसुईया जो शकुंतला की सखियां थीं कि ये हमें दे दो। वो कहती है मेरे से आके भरत से कि ये हमें दे दो क्योंकि इसकी माँ इसको दूध पिलाना चाहती है, शेरनी इसको दूध पिलाना चाहती है। तो वो मिट्टी का एक खिलौना था जो उन्होंने मुझे दिया था। तो बचपना था तो इनोसेंस इतनी थी, ऑनेस्टी इतनी थी कि मैंने वहाँ अपने डायलॉग में अपने आप से ऐड कर दिया कि ये मिट्टी का शेर का बच्चा मैं तुमको नहीं दूंगा। और उन लोगों का भी ऐसा कुछ ब्रेन वॉश हुआ कि वो लोग भी यही कहने लगे कि नहीं, ये मिट्टी का शेर का बच्चा हमें दे दो। और मैं कह रही हूँ ये मिट्टी का शेर का बच्चा मैं आपको नहीं दूंगा। तो ऑडियंस बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बड़ा मज़ा आया। बाद में जब भी मैं इस किस्से को सोचती हूँ तो बहुत हंसी आती है और मज़ा आता है सोच के कि देखो बचपने के क्या किस्से थे। वो मेरी पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी। आगरा में मुरारी लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज का वो प्ले था, उनके एनुअल फंक्शन पे मैंने प्ले किया था नृत्य नाटिका में, और उसमें डायलॉग्स भी थे। इतनी छोटी उम्र में इतने डायलॉग्स बोलना यूनिक एक्सपीरियंस था। दूसरा मेमोरेबल जो मोमेंट है, वृतांत है, वो है जब मैंने पहली बार कथक की शिक्षा ली थी लखनऊ कथक केंद्र में लेजेंडरी कथक सम्राट पंडित लच्छू महाराज जी से। एक दिन पहले उन्होंने मेरा कार्यक्रम देखा था केसरबाग नुमाइश में, जिसमें मैं बाल कलाकार के तौर पे बिंदिया चमकेगी का मैंने नृत्य प्रदर्शन किया था। तो वहीं से उन्होंने मुझे स्पॉट किया और मेरी माँ से कहा इसको मेरी क्लास में लेके आना। तो अगले दिन मैं पहुंची वहाँ पे और मैं बहुत छोटी थी, 6.5-7 साल की, लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियर वो सीन सामने आंखों के चलता है। जैसे मैं कथक में एंटर हुई, सामने सामने बाबा का, महाराज बिंदादीन जी का एक बहुत बड़ा सा एक चित्र लगा हुआ था अंगरखे में। इस तरह से वो करके खड़े हैं, तो वो सामने सामने चित्र था। वो कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जिन क्षणों ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। और लच्छू महाराज जी क्लास ले रहे थे और मैं जाके बैठी अपनी मम्मी के साथ, तो उन्होंने धाता का थुंगा सिखा रहे थे। दैट वॉज माई फर्स्ट लेसन इन कथक। और जैसे हम सबको पता है कि वो कितनी खूबसूरती से कला पक्ष में भाव पक्ष का प्रयोग करते थे। सो धाता का थुंगा में उन्होंने ऐसे बांसुरी खींच के, और बुजुर्ग से थे और लेकिन इतने डेलिकेटली उन्होंने बताया धाता का थुंगा, ऐसे नज़र खींच के उन्होंने धाता का थुंगा ऐसे किया। अब उनके दांत नहीं थे, तो जैसे हिंदी में कहते हैं ना पोपले थे, मतलब उनके दांत नहीं थे। तो उन्होंने जब बांसुरी खींची तो उसके बाद उन्होंने ऐसे कुछ किया। मुझे बोले खड़ी हो जाओ बच्चे। मैं खड़ी हुई और मैंने बांसुरी खींच के जितना मैं उनको कॉपी कर सकती थी, नकल कर सकती थी, मैंने किया। और मैंने भी एकदम वही खींच के मैंने पोपलेपन से मैंने शुरू किया। एक चांटा उन्होंने मेरे सर पे मारा और कहा कि तेरे तो दांत हैं, मेरे दांत नहीं है। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये उनको कॉपी नहीं करना है। मैं तो पूरा उनको कॉपी करने लगी थी हूबहू। तो बड़े इम्प्रेस्ड हुए, बड़ा एक हंसी का माहौल बन गया, सब लोग बहुत ज़ोर से हंसे। और वो मेरा पहला लेसन था कथक का। बड़े प्यार से और बड़े स्नेह से उन्होंने मुझे सिखाया। और टेक्निकली मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है आगे की मूवमेंट्स क्या कैसे, लेकिन जो उन क्षणों का असर मेरी ज़िंदगी पे पड़ा, उसका जो इम्पैक्ट था वो इतना गहरा था कि वहाँ से मेरे कथक की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद से मैंने कथक सीखना शुरू किया आगरा में आके। लेकिन मेरा पहली तालीम कथक की जो है वो नृत्य सम्राट पंडित लच्छू महाराज जी से हुई। उन्होंने फिर मुझे बाद में महाराज जी के बारे में बताया और महाराज जी से सीखने के लिए मैंने फिर अपना प्रण बनाया और फिर आगे वो सब
सिलसिला शुरू हुआ और कैसे डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है, वो सब हुआ। और एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, 1984 हम लोग लिबिया गए थे और मिसेस गद्दाफी की चार्टेड फ्लाइट आई थी, प्लेन, उसमें हम लोग गए थे दिल्ली टू कराची एंड देन कराची टू ट्रिपली, चार्टेड प्लेन में हम लोग गए थे। तो वहाँ पे इंटरनेशनल फेस्टिवल था, बहुत सारे देशों से और देशों से, इजिप्ट, टर्की, मलेशिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बहुत और अलग देशों से लोग आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ पे एक सीरिया की सिंगर थी फैटन हनोई, और मैं उसको देख के एकदम चौंक गई और वो मुझे देख के चौंक गई। हम लोग बिल्कुल एक सी शक्ल, एक उम्र के। वो सीरिया की बहुत बड़ी सिंगर थी, उसके बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स शहरों में लगे हुए थे ट्रिपली में, और हम लोगों का फ़ोटोग्राफ वहाँ पे आया, इंडियन सीरियन सिस्टर्स, और मेरे पास अभी भी उसकी फ़ोटोग्राफ है। और हम लोग काफ़ी एक से फीचर्स, और एक ही साल में हम लोगों की पैदाइश, तो हम उम्र और हम शक्ल। और फिर हमारा एक कार्यक्रम हुआ था लेप्टिस मगना के खंडरों में, सबराटा एक जगह है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग सारे कलाकार पहुँचे थे बसेस कोचेस में, और मेडिटेरेनियन सी पे वो खंडर बना हुआ है, रोमन कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल बहुत सारे रूइंस हैं और 2000 साल पुराना। वहाँ पे हमें परफॉर्म करने का मौका मिला, और जो म्यूज़िक था वो बिल्कुल सुनाई नहीं आ रहा था क्योंकि इतना विंडी था, ब्रीजी, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, हाई टाइड थी, और लाइट्स नहीं थे वहाँ पे। तो सिर्फ टेलीविज़न कैमरास की जो लाइट्स ऑन होती थी तब हमारे ऊपर लाइट आती थी, और पूरे खंडर और पूरा भरा हुआ, जैसे थिएट्रिकल एक कंस्ट्रक्शन होता है। तो वो बहुत रोमांचक एक वृतांत है। ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिला 2000 साल पुराने स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। और जैसे कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो उसके बाद सारे कलाकारों ने ह्यूमन चेन बना के हाथ पकड़ के हम लोग सब, क्योंकि इतना अंधेरा हो गया था और हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरना था, और वो बहुत टूटे फूटे खंडर थे, तो कहीं कोई गिर ना जाए। हम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, पता नहीं कौन सा कलाकार कौन से देश का है क्या, सब एक साथ निकल के जा रहे हैं, फिर अपनी अपनी कोचेस तक गए। तो दैट वाज मेस्मराइजिंग experience and moment, one of the experiences which I will never ever forget in my life. ऐसा बड़ा unusual था। और एक किस्सा है, 87 में मुझे इनविटेशन था हांगकांग डांस एकेडमी से सोलो परफॉर्मेंस के लिए, पैसिफिक सोलो डांसर्स कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ पे 7-8 दिन का फेस्टिवल था, बहुत सारे सोलो डांसर्स थे पूरी दुनिया से। तो मेरा कार्यक्रम जब ख़त्म हुआ तो एक सज्जन मेरी मदर के पास आए और बोले कि आप लोग से कल मैं मिलना चाहूँगा, चाय पे आप लोग आइए। और उन्होंने अपना कार्ड दिया, उसमें उनका सिर्फ नाम था और देश का नाम था। तो हमें लगा कि ये तो कंप्लीट एड्रेस नहीं है, तो मम्मी ने उनसे पूछा, उन्होंने बताया मैं इसी होटल में ठहरा हुआ हूँ जहाँ हम लोग सब ठहरे हुए थे, आप सुबह नीचे रिसेप्शन पे हम लोग सब साथ में चाय पियेंगे और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो अगले दिन हम चाय उनके साथ हमने पी, तो हमें पता चला कि वो कंटेम्प्रेरी डांस के पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा, बहुत महान शख्सियत, उनका नाम मिस्टर लिन हुआई मिन, और वो डायरेक्टर थे ताइपेई नेशनल डांस थिएटर के। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया हांगकांग से ताइवान आने के लिए, और मैं ताइवान गई। मेरी माँ भी मेरे साथ ट्रैवल किया करती थी, हमेशा हर जगह मेरे साथ होती थी, और म्यूजिशियंस हमारे साथ थे। बहुत अच्छा हमें अरेंजमेंट सारे मिले, स्टेइंग का, होटल, हमारी वर्कशॉप्स, मेरा टेलीविज़न में रिकॉर्डिंग्स, परफॉर्मेंसेस, वहाँ के नेशनल डांस थिएटर में मेरी सोलो परफॉर्मेंसेस होती थी।
और करीब 70 से 80 पार्टिसिपेंट्स आते थे वर्कशॉप में। तो एक वो बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। और एक 2006 का किस्सा है कि जब मैं महाराज जी से काफ़ी समय के गैप के बाद मिल रही थी, तो मैं इंग्लैंड आ गई थी 1993 में, और ये किस्सा है 2006 का। तो भारत छोड़े हुए काफ़ी साल हो गए थे, तो महाराज जी से काफ़ी सालों के बाद मुलाकात होनी थी। पता चला महाराज जी मैनचेस्टर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं ज़रूर मिलने जाऊंगी, और बहुत मैं खुश थी, एक्साइटेड थी। तो मुझे एक रात पहले सपना आया कि इस तरह से मैं महाराज जी से मिलने के लिए गई हूँ, और महाराज जी ने येलो कुर्ता पहना है, पर्पल सैंडल पहने हैं, और मैं उनके पैर छू रही हूँ। वो मुझे गले लगा रहे हैं, कह रहे हैं अरे वाह काजल तुम कहाँ थी, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। और ये सपना था जो एक रात पहले आया, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी, तो और कुछ मैं सोच ही नहीं रही थी। और जब मैं महाराज जी से मिली हूँ एक्चुअली मैनचेस्टर में, तो इट वॉज अ प्लेजेंट शॉक फॉर मी, क्योंकि महाराज जी येलो कुर्ते में थे और पर्पल सैंडल में थे, हूबहू जैसे मैंने एक रात पहले सपने में देखा था। और मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे गले से लगाया, आशीर्वाद दिया, कहा काजल तुम कहाँ थी, कैसे था। और मुझे लगा कि ये तो सब मेरे सपने में ऐसे हो चुका है। तो ये एक ऐसा किस्सा है जो कि गुरु और शिष्य के एक महान रिश्ते को, एक रूहानी रिश्ते को दर्शाता है। और कभी भी जब भी मैं कुछ नया बनाती हूँ, क्रिएट करती हूँ, कोरियोग्राफ करती हूँ, तो अगर मैं कहीं उलझती हूँ या कहीं मुझे कुछ लगता है कि ये कैसे होगा, कहीं कुछ ऐसा स्टक होती हूँ, तो आंख बंद करके मनन करती हूँ, तो मैं देख पाती हूँ कि महाराज जी सिखा रहे हैं मुझे इस तरह से करो। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि मेमोरेबल हो जाती हैं। और इस तरह के वृतांत हैं जो ज़िंदगी में एक बहुत ख़ास अहमियत रखते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको सोच सोच के और हिम्मत मिलती है, और कॉन्फिडेंस मिलता है, और आगे बढ़ने का मन करता है। काजल जी, आप विदेश में रहकर सालों साल से कथक को प्रचारित करने और प्रसारित करने में लगी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं, और वहाँ के बच्चे, चूँकि भारतवर्ष की परंपरा और संस्कार अलग हैं और विदेश के अलग, वहाँ के बच्चे भी स्वाभाविक तौर पे उसी में रचे रमे होंगे। तो आप कथक के भविष्य को वहाँ किस तरीके से सुरक्षित देख सकती हैं, या किसी शिष्य के रूप में, या हम देख सकते हैं कि कोई दूसरी काजल शर्मा कथक को और बढ़ावा देंगी? मैं बड़े गर्व के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगी कि कथक नॉर्थ वेल्स में और नॉर्थ वेस्ट में शुरू करने का जो श्रेय है वो मेरे गुरु की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से मैं कर पाई। और आज से 16 साल पहले यहाँ कथक की कोई क्लास नहीं थी, कथक के बारे में कोई नहीं जानता था। मैंने मैनचेस्टर में कथक की क्लासेस शुरू की। हमारी संस्था वैदिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन, उसके साथ हम लोग अपने भारतीय संस्कृति को, भारतीय मूल्यों को, कलाओं को, शिक्षा को और भाषाओं को इस सोसाइटी में, इस रीजन में प्रमोट कर रहे हैं। इंग्लैंड में कथक सिखाते हुए मुझे 16 साल हो गए हैं। मैं यहाँ के एग्जामिनेशन बोर्ड, इंपीरियल सोसाइटी ऑफ टीचर्स ऑफ डांसिंग से भी जुड़ी हुई हूँ, मेंबर भी हूँ, एग्जामिनर भी हूँ। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम भी लेते हैं, सीखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम लिए हैं
और यहाँ का सिस्टम क्या है कि जब बच्चे 16, 17, 18 साल के हो जाते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी जैसे ज्वाइन करना पड़ता है, तो उनको दूसरे शहर में जाना पड़ता है। और मैं यहाँ पे नॉर्थ वेल्स में हूँ, तो यूनिवर्सिटी के लिए अगर स्टूडेंट्स को 300 मील, 250, 200 मील दूर जाना पड़ता है, तो उनकी फिर रेगुलर जो ट्रेनिंग है वो नहीं हो पाती है। और अभी लॉकडाउन से पहले मैं ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर रही थी। ये हम लोग मजबूरी में लॉकडाउन के पीरियड में कर रहे हैं, क्योंकि कहावत है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि कहीं ना कहीं कुछ तो मोटिवेशन के लिए स्टूडेंट्स के साथ जुड़ें, कुछ तो काम ऐसा हो कि जो कि सिर्फ समय वेस्ट ना हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हो। तो आई हैड नेवर एडवोकेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन क्लासेस। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स दूर चले जाते हैं वो उनका सीखना बंद हो जाता है, और वो ऐसी स्टेज पे छोड़ के जाते हैं जब वो 7-8 साल, 9-10 साल के बाद सीखते हैं, बड़े तैयार नाच रहे हैं। तो ये बड़ा एक तरह से सेटबैक होता है कि सीखने वाली स्टेज पे होते हैं और उनको दूर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी अपनी पढ़ाई है, उनके अपने करियर्स हैं। और हिंदुस्तान से थोड़ा फ़र्क माहौल है यहाँ पे, ख़ास करके नॉर्थ वेल्स में और भी कम अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी एक प्रोफेशन को बनाए रखते हुए फिर कई बार ऐसे होता है कि वो लोग पढ़ाई अपनी कंप्लीट करने के बाद दोबारा से अगर आसपास कहीं उनकी पोस्टिंग हुई है या जॉब मिला है तो फिर वो कंटिन्यू करते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और IT प्रोफेशनल्स हैं, तो वो दोबारा फिर शुरू करते हैं, तो दोबारा साथ में जुड़ते हैं। तो परंपरा वाली बात जैसे हिंदुस्तान में है, वो परंपरा वाली बात तो ये ज़रूर है कि जो मैंने अपने गुरु से सीखा वो मैं आगे उनको पास ऑन कर रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आगे पास ऑन करेंगे, क्योंकि वो मैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजेशन कर रही हूँ, विदाउट डाइल्यूजन कर रही हूँ, किसी चीज़ से मैं समझौता नहीं करते हुए कर रही हूँ। तो वो चीज़ तो परंपरा उनमें रहेगी, लेकिन कौन कितना आगे तक कायम करता है। जैसे मैंने पहले कहा कि जितना हमारे से पहले की जनरेशन्स ने समय दिया, हमने उससे थोड़ा कम दे पाए। हमने जितना समय दिया उससे आगे की जनरेशन थोड़ा कम दे पाएगी। इस तरह से आगे, बट आई एम स्टिल होपफुल कि होगा काम तो अच्छा होगा। और मैं बिलीव करती हूँ क्वालिटी में, क्वांटिटी इज सेकेंडरी, क्वालिटी में। तो मैंने उनको जितना भी सिखाया है वो अगर उसी फॉर्म में उसको करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, सिखाते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत होपफुल हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास करती हूँ कि जो गुरु शिष्य परंपरा है उसका मैं अनुसरण कर रही हूँ और करती रहूँगी। काजल जी, आज आपसे ये बात करके बहुत अच्छा लगा। दर्शकों को भी आपके बारे में बहुत सी जानकारी मिली। हम आपके नृत्यमय जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आपका हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।